हेलो दोस्तों, जीएस के वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे क्योंकि संज्ञा एक हिंदी का ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे कि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम संज्ञा पे अध्ययन करेंगे। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं। अतः सभी नाम पदों को संज्ञा कहते हैं। अर्थात संसार में जितने भी नाम हैं सब क्या हैं? संज्ञा हैं। संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ श्याम, आम, मिठास, हाथी आदि, ये सब क्या है? संज्ञा है। यहाँ हम संज्ञा और संज्ञा पद के बारे में विस्तार से जानेंगे। अतः निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। रमेश कल कोलकाता जाएगा। यहाँ रमेश और कोलकाता क्या है? संज्ञा है। वह पुस्तक पढ़ रहा है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक संज्ञा है। शेर दहाड़ता है। शेर क्या है? संज्ञा है। ईमानदारी अच्छी बात है। ईमानदारी संज्ञा है। इसकी ऊंचाई देखो। ऊंचाई संज्ञा शब्द है। उपर्युक्त वाक्यों में रमेश एक व्यक्ति का नाम है, कोलकाता एक शहर का नाम है, पुस्तक एक वस्तु का नाम है, शेर एक जानवर का नाम है, ईमानदारी एक भाव का नाम है। ऊंचाई से ऊंचा होना भाव प्रकट होता है, यह भी एक भाव के अंदर आएगा। यह सभी पद संज्ञा हैं। संज्ञा पद का अर्थ ही है नाम। संज्ञा पद का अर्थ ही है नाम। अतः संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं। अब हम संज्ञा के भेद देखते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 प्रकार के भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा जो है समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद: द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान आदि का बोध करवाता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, टेबल, कुर्सी, कार, दिल्ली, मुंबई आदि। राम व्यक्ति का नाम है, श्याम व्यक्ति का नाम है, टेबल बैठक का एक साधन है किंतु एक नाम को सूचित कर रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक है। कुर्सी बैठक का एक साधन है किंतु एक नाम को सूचित कर रहा है। कुर्सी एक नाम को सूचित कर रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक है। कार यातायात का एक साधन है। कार यातायात का एक साधन है किंतु संपूर्ण यातायात नहीं है। कार एक माध्यम है, इसके कारण यह एक व्यक्ति को इंगित कर रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंगित कर रहा है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है,
किंतु पूरा देश नहीं है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मुंबई, मुंबई एक महानगर है, किंतु पूरा देश नहीं, इसलिए यह व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण के माध्यम से इसे स्पष्ट कर लेते हैं। व्यक्तियों के नाम, अर्थात जितने भी व्यक्तियों के नाम हैं सब क्या हैं? संज्ञावाचक हैं, व्यक्तिवाचक हैं। राम, श्याम, मोहन, ये सब व्यक्ति का नाम है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देशों के नाम, जितने भी देश के नाम हैं सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। भारत, चीन, भूटान आदि। महीनों के नाम, अंग्रेजी और हिंदी दोनों, जनवरी, फरवरी, चैत्र, बैसाख आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। पर्वतों के नाम, हिमालय, आल्प्स, सतपुड़ा आदि। महासागरों के नाम, जैसे हिंद महासागर, काला सागर, लाल सागर आदि, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। धार्मिक ग्रंथों के जितने भी नाम हैं सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, जैसे रामायण, गीता, महाभारत आदि। ऐतिहासिक घटनाओं के जितने भी नाम हैं सब व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे, जैसे 1857 की क्रांति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहाँ बाग रहेगा, चौरी चौरा कांड आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध करवाता है, किसी जाति का बोध करवाता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे लड़का, लड़की, नदी, पर्वत आदि। अर्थात जिस शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। यहाँ पद लड़का, लड़का शब्द जो है किसी एक के लिए नहीं है, यह सभी लड़के को लड़का ही कहा जाता है, इसलिए यह एक जातिवाचक शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार लड़की, नदी, पर्वत आदि केवल एक के लिए नहीं है, बल्कि यह अपने संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इसमें हम द्रव्यवाचक संज्ञा को देखेंगे। जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूं, चावल, घी, सोना, चांदी, तांबा, ऊन आदि। जिस शब्द से धातु तथा पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जहाँ नाप तौल किया जा सके वह सब द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण, गेहूं भोजन की सामग्री है, चावल जो है भोजन की सामग्री है, घी भोजन की सामग्री है, सोना आभूषण के लिए एक द्रव्य या पदार्थ है, चांदी आभूषण के लिए एक पदार्थ है, तांबा एक धातु है, ऊन वस्त्र बनाने की एक सामग्री है। यह सब द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। अब हम समूहवाचक संज्ञा देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा या समुच्चयवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह,
पूरे समूह समाज का बोध हो, वह समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा होता है। जैसे सेना, सेना में सेना, पुलिस, पुस्तकालय, दल, समिति, आयोग, परिवार आदि। जिस शब्दों से एक ही प्रकार के समूहों का बोध होता है वह समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण सेना, सेना में कई सैनिक होते हैं, न कि एक होते हैं। यह कई सैनिकों का एक समूह है। यहाँ समूह की बात हो रही है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा है। पुलिस, पुलिस हर स्थान, राज्य, देश में होते हैं। उसी बड़े रूप को इंगित किया जा रहा है। पुलिस में हर जगह के पुलिसों का यह एक समूह होता है। पुस्तकालय, पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें होते हैं, अनेक पुस्तक होते हैं। यहाँ किसी एक पुस्तक की बात नहीं हो रही है। पुस्तकालय में कई प्रकार के अलग अलग पुस्तक होते हैं, इसलिए यह समूहवाचक है। दल, दल क्या है? अनेक व्यक्तियों से मिलकर एक दल या समूह का निर्माण होता है। इसमें कई व्यक्ति होते हैं, इसलिए यह समूहवाचक है शब्द है। समूहवाचक संज्ञा का शब्द है समिति। अनेक व्यक्तियों से मिलकर एक समिति या समूह का निर्माण होता है, यह भी समूहवाचक संज्ञा शब्द है। आयोग, आयोग का गठन किसी खास उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसमें अनेक सदस्य होते हैं, यहाँ भी अनेक सदस्य होते हैं। आयोग भी समूहवाचक संज्ञा शब्द है। परिवार, एक परिवार में अनेक सदस्य होते हैं, यहाँ तक कि 2-3 पीढ़ी भी होते हैं, यह भी समूहवाचक संज्ञा के शब्द हैं। अब हम भाववाचक संज्ञा देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, हर्ष, यौवन, बालपन, मोटापा आदि। जहाँ गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण बुढ़ापा, बुढ़ापा, बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है, जीवन की एक अवस्था है। मिठास, मिठास मिठाई का एक गुण है। क्रोध, क्रोध एक भाव या दशा है। हर्ष, हर्ष एक भाव या दशा है। यौवन, यौन स्त्री की एक दशा है। बालपन, बालपन बालक का एक गुण है अथवा एक दशा और अवस्था है। मोटापा, मोटापा एक अवस्था है। मोटापा एक अवस्था है जो मोटापे को इंगित करता है। इस प्रकार हमारा संज्ञा प्रकरण समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग GSGK वर्ल्ड।